1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। नमस्कार, जागो रे जागो में आपका स्वागत है। मैं हूं नवजोत। आज हम बात करें बजट 2009 को लेकर। किस तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, क्या चाहते थे सरकार से वो, और क्या हुआ। जी हां, कहीं खुशी कहीं गम, इसी को लेकर कर रहे हैं बात आज के शो में। आप क्या सोचते हैं, कोई राय है, फोन करें। नंबर है 0120251621। एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। आज हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन नाग, वेलकम ऑन द शो। साथ ही हैं आर्थिक मामलों के जानकार श्री राम खन्ना, आपका भी स्वागत है। और आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नबील, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी राजीव, जब हम बजट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस जुड़ी थी, खास तौर पे इलेक्शंस के बाद कि सरकार उन्हें क्या दे रही है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं इसको? मेरा यह मानना था कि इस बार सरकार पे लेफ्ट का दबाव नहीं था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि दबाव के कारण जो गवर्नमेंट 5 साल तक नहीं कर पाई थी, शायद इस बार और कुछ करके दिखाएगी। लेकिन जो ब्लू प्रिंट दिखा बजट में, उससे मुझको लगता है कि ये एक तरह से 200 सीट लोकसभा में मिलने के एवज में जन धन्यवाद देने का प्रस्ताव था। जी, थैंक्स गिविंग बजट था, लगता है मुझको ऐसा। जी राइट। दूसरा फिर ये कि सरकार कांग्रेस के सामने अभी 3 स्टेट में चुनाव होने हैं, ये साल और अगले साल, महाराष्ट्र, झारखंड एंड हरियाणा। ये 2 स्टेट तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं। झारखंड में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बीजेपी का प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि शायद वो टारगेट भी उनके सामने होगा और जनता को बताना था कि हाँ, हम आदमी का बजट पेश कर रहे हैं, आम लोगों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम पॉपुलिस्ट मेजर लेने की कोशिश की गई। राइट, सो बहुत ही टारगेटेड बजट था अगर राजीव की नजरिए से देखें। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में, और फिलहाल नजर डालते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे। लोकसभा में पेश होने वाले बजट पर हर आम खास की नजर रहती है। हर तबका यही चाहता कि आम जरूरत की चीजें सस्ती हों, साथ ही लोगों को रोजगार मिले। हमेशा की तरह इस बार भी जोशो खरोश के साथ वित्त मंत्री ने साल 2009-2010 का आम बजट पेश किया। बजट पेश होने के साथ शेयर बाजार का गोता लगाना साफ संकेत देता है कि इस बार का बजट कम से कम कॉर्पोरेट सेक्टर की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हालांकि सरकार का मानना है कि अब तक के सबसे बड़े तकरीबन 10 लाख करोड़ के बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। नागरिकों और महिलाओं के लिए इनकम टैक्स की सीमा में 10-10 हजार रुपए के साथ बुजुर्गों की टैक्स सीमा में 15,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। किसानों को 7% पर लोन उपलब्ध कराने के साथ इन्हें खाद्य सब्सिडी का सीधा फायदा देने का वादा किया गया है। ये वादा इनके लिए किसी राहत से कम नहीं। इसके अलावा सरकार की ओर से हर साल 1.2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा निश्चित तौर पर प्रशंसनीय होगा, अगर सरकार इस वादे को हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति दिखा सके। जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, बहुत सारे वायदे भी किए गए, खास तौर पे यूथ को अट्रैक्ट किया गया। लेकिन ये कागजी जो वायदे हैं, ये कितने इंप्लीमेंट होते हैं, इसके बारे में देखना अभी बाकी है। आपसे जानना चाहूंगी नबील, एक आम आदमी की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो यूथ की एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह से जॉब्स को लेकर भी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, क्या कहीं कुछ सेटिस्फेक्शन नजर आती है, अदर और यू थिंक इट्स जस्ट एन आई वॉश? ये आशाएं तो जगी हैं। जहां तक आफ्टर रिसेशन देयर वाज ग्रेट फॉल इन द जॉब मार्केट, बट दिस हैज गिवन अ काइंड ऑफ होप अमंग द यूथ्स। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज रोजी, दे आर ऑल्सो वेरी मच कंफ्यूज्ड, बिकॉज एक तरफ देखिए जहां बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वहां सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स हैं जिसके बारे में अभी तक कुछ बात किए गए कि उसके लिए क्या मेजर लिया जा रहा है, इस बारे में उस बजट में अभी तक कुछ नहीं किया गया। जहां तक अभी यूथ्स जो हैं वो आजकल टेक सेवी हो गए, अब टेक सेवी हो गए, अब देखिए जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं उन पे कहीं
कट किया गया है टैक्सेस, तो कहीं फिर से उस पे लगा दिया गया आपको है। लगता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएटेड है, बहुत साफ तौर पे लोगों को पता नहीं है। ये प्रणब मुखर्जी ने इसको बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है। रेवेन्यू का जगह भी छोड़ा गया है, जहां एक तरफ कट किया इन्होंने तो दूसरी तरफ फिर लेने का भी है। आपके नजर में जहां इन्होंने कहा कि आंकड़ों की कलाबाजी है, इस कलाबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 2 दशक में जी। सबसे बढ़िया बजट जो पेश हुआ वो 1991 का हुआ। राइट, दैट वाज अ मास्टरपीस प्रेजेंटेड बाय मनमोहन डॉक्टर सिंह। मनमोहन सिंह। राइट, उसको मैं 10 में से 9 नंबर देता हूं, और इस बजट को मैं 5.5 नंबर दे रहा हूं, बस जस्ट पास इन सेकंड क्लास। वेरी एवरेज। एंड बट एट द सेम टाइम जो बजट ये ला रहा है, अगर अकलमंदी से नहीं किया जाता, क्योंकि अकलमंदी से किया गया है, वी आर नॉट इन अ सूप एज एन इकोनॉमी। वी कुड हैव बीन वर्स, वी कुड हैव बीन इन सिचुएशंस जैसे कि यूरोप और अमेरिका में सिचुएशन है, वो हमारी सिचुएशन नहीं है। अभी भी हमारा ग्रोथ 6.7% है। हाँ, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो हो रही है, क्योंकि आपकी कमाई कम है टैक्सों से और खर्चे ज्यादा हैं, और खासकर नरेगा और आपने खर्च कर दिया है लोन वेवर फार्मर्स का, और अब उसके ऊपर 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन से वेज बिल बहुत भीषण बढ़ गया है। तो कोई चारा नहीं था वित्त मंत्री के आगे, और डेफिसिट फाइनेंसिंग से चिंता जरूर है कि अगर ये ज्यादा दिन चली तो कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन की मार सहनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन की मार सहनी पड़ेगी। और जैसे कि इस बजट के बाद हुआ, आप देखें कि मार्केट बिल्कुल ही, शेयर मार्केट बैठ गई बहुत ज्यादा। क्या उन लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी राजीव, आपको लगता है, या वाकई में जो इम्पैक्ट हुआ वो सही है? यानी 5 साल बाद इस बजट को लेकर काफी उत्साह तो था कि इस बार लेफ्ट का दबाव नहीं है, स्पेशली फॉर द बैंकिंग और द पारा बैंकिंग और इंश्योरेंस का सेक्टर में। इसलिए शायद ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पर कोई दबाव नहीं है, और हो सकता है कांग्रेस जो आम आदमी की बात करती रही है उसके अनुरूप बजट पेश करेगी। शायद इसलिए भी लोगों में काफी अपेक्षाएं थी कि हमारे हितों का ख्याल रखेगी, कि कांग्रेस का नारा भी था आम आदमी। आम आदमी की बात करें, किरण हमारे साथ जुड़ गई हैं यूपी से, देखते हैं वो क्या कहती हैं। जी किरण, क्या कहना चाहेंगी? ये देखिए, जो किसानों के लिए बजट में घोषणा की गई कि जो बैंक लोन्स हैं उन पे ब्याज दर कम कर दी गई है, घटा दी गई है जी, पर ऐसी बैंक से पता करने पे कुछ भी इससे नहीं पता चल पाता है कि क्या घटाया गया है। कुछ भी बैंक को, किसानों को कुछ भी बता नहीं पाते हैं। बजट में खाद पर सब्सिडी दी गई है, और उधर से खाद पे सब्सिडी दी गई है, उधर डीजल के रेट बढ़ा दिए गए हैं जी। एक तरफ एक चीज को घटा दिया जाता है, दूसरी तरफ किसानों के लिए दूसरी चीज को बढ़ा दिया जाता है। किसानों के लिए तो वैसे का वैसा ही है, अगर इधर से एक चीज घटा दी गई है, उधर से बढ़ा दी गई है जी, ठीक है। तो इसका मतलब किसानों की फसल है, फसल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मनमानी से खरीदते हैं जो भी खरीदने वाले हैं, ये आरटीए वगैरह हैं जो भी। तो इससे किसानों को कोई इसमें बजट से कुछ भी फायदा नजर नहीं आ रहा हम लोगों को। जी, फायदा नजर नहीं आ रहा। किसान इस बजट से निराश हैं। जितनी एक्सपेक्टेशंस उनको थी, शायद वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए जागो रे जागो, जल्द हाजिर होते हैं। कल हम आपको कॉल फॉर केयर में दिखाएंगे जितने भी आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आप हमें फोन कीजिए और आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमारा एसएमएस नंबर है 560068 और आप चाहें तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0120251625 Just for women, Monday to Friday at 11 a.m. only on Pragya. आपके लिए भी बहुत कुछ बदल सकता है। Dear Men's, it's all about you. Monday to Friday, रात 10 बजे सिर्फ प्रज्ञा पर।
वेलकम बैक इन जागो रे जागो। हम बात कर रहे हैं बजट 2009 को लेकर आम आदमी क्या सोचता है, कितनी राहत उसे मिली है। ब्रेक से लौटे हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पीके शर्मा जी। मिस्टर शर्मा, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार नजूर जी नमस्कार। मैं भी सुन रहा था, मैम ने बहुत अच्छा कहा कि इस बजट से आम आदमी को तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है जी। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो ये कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी, कोई भी गवर्नमेंट हो, व्हाटएवर, जी, जो ये बजट बनाते हैं ये लोग, इस बजट को केवल ऑन पेपर्स तो बहुत अच्छा बड़ा रोजी शो करता है, अच्छा हमने बजट बनाया है। इनसे पूछे कोई आम आदमी की तरह एक बार बाजार में जाके सब्जी, आटा, दाल, चावल खरीद के तो देखें। ये किताबी बातें करते हैं बैठ के कि जीडीपी हमारी माइनस में चली गई है। क्या ऐसा कभी हुआ है इंडिया के रिकॉर्ड के आज तक के इतिहास में कि ऐसा कभी हुआ हो लाइफ के अंदर? ये आदमी, आम आदमी को बेवकूफ बना के उसका आईवॉश किया गया केवल इलेक्शन जीतने के लिए जी। और आज जो ये बजट दिया है इन लोगों ने, इसमें मुझे बताइए, सबसे अच्छा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, जहां लोग बहुत पैसा लगाते हैं और कमाते हैं जी। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या दिया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं दिया। उल्टा जो एक डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी कि बिल्डर्स के ऊपर कोई एक नकेल कसी जाए, उनके लिए कोई एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जिससे कि आम आदमी की गाड़ी कमाई को वो लोग डकार ना जाए, वो नहीं बनाया गया क्योंकि इनके पीछे भी ये सब पॉलिटिशियन और मिनिस्टर्स होते हैं। अभी आपने नोएडा में एक केस हुआ है, एक बिल्डर हैं ग्रीन सिटी के जितेंद्र चौधरी, उनके साथ एक आईएएस, बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर इन्वॉल्व है इस स्कैम के अंदर, एक मिनिस्टर इन्वॉल्व है, पूर्व कैबिनेट मंत्री। तो ये सब लोग मिलकर बेवकूफ बनाते हैं आम आदमी का। आज 40 रुपए किलो लौकी मिलती है। ये किताबों में लिख देने से नहीं हो जाता कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 7 to 9% हो जाएगी या आज माइनस में चली गई है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बजट आया उससे पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ा दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी फ्रस्ट्रेशन या आपका जो गुस्सा है वो जायज है, समझ सकते हैं। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि उनका क्या कहना है। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। जी रवि, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी। जैसे कि आम आदमी का यूज तो सिर्फ देखा जाए तो ऐसे ही हुआ कि इलेक्शन जिताने के लिए या वोटें दिलाने के लिए। तो बजट जो है अमीरों के लिए है, ना कि एक गरीब के लिए। जो चीज पेनमरा की सस्ती थी आज की डेट में वो फिर भी उतनी की है या उससे ज्यादा बढ़ गई है। जी जी, सही कहना है आपका। बहुत एक अलग धारणा है राजीव लोगों को लेकर कि ये जो बजट है अमीरों का बजट है, रईसों का बजट है, आम आदमी के लिए इसमें कोई राहत देखने को नहीं मिलती। वैसा तो नहीं कह सकते जी, क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं कि इस बजट में सोशल सेक्टर को काफी ध्यान दिया गया है कंपेयर स्ट्रक्चर सेक्टर, राइट। और अगर ऐसा होता तो शायद इंडस्ट्री या फिक्की कहने के लिए नहीं आता कि हम निराश हैं इस बजट से, और जाके नेक्स्ट डे फाइनेंस मिनिस्टर को उनको सफाई नहीं देनी पड़ती उस फोरम से। वो अलग मुद्दा है, लेकिन मुझको लगता है कि आम आदमी को बजट के प्रावधान से कोई मतलब नहीं है। उसके महीने के सैलरी में पूरा घर चला नहीं चला, क्या किन चीजों का दाम बढ़े घटे, सीधा उनके ऊपर असर करता है। और वही उनकी जिंदगी का मूल ये है कि हमारे सेहत पे, हम पे क्या फर्क पड़ा, हमारा उसका कोई मतलब नहीं बाजार में क्या हो रहा है। सो ये आम बेसिक कमोडिटीज को लेकर हम ज्यादा जो है ये सिर्फ सैलरीड क्लास नहीं है, हमारी रूरल पॉपुलेशन भी हम देखें उनको कितना फैसिलिटी दी जा रही है। अभी घर भी दिया जा रहा है। अगर हम आप सिर्फ सैलरी का लें तो ये पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको भी घर की सुविधा दी जा रही है। रूरल डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है, वुमेन डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। तो ये चीजें आम आदमी के लिए ही दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसको हम कहें कि ये आम आदमी की बजट नहीं है। देखने के लिए अब अगर हम स्टूडेंट्स को भी देखें, जस्ट स्टूडेंट को भी देखें तो उनको भी लोन्स पे वेवर दिया गया है। किसान को देखें तो छीने का उनको लोन वेवर दिया गया है, प्लस 1% रिडक्शन दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि टोटली इट इज आउट ऑफ द वे। ये आम आदमी को ही देखा गया और आम आदमी के लिए ही लिया गया। इतना हताश होने वाली बजट नहीं है। जैसे 1000 दलित गांवों में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वहां पीपीपी मॉडल से मकान उनको देंगे। जी, देश में कितने लाख गांव हैं? 1000 गांव को चुना उन्होंने। कहना चाहा कि दलितों की हम चिंता कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं नहीं, जहां इनका ये कहना है कि कुछ टारगेटेड है, कुछ वोट बैंक को लेके कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नरेगा में 144% आपने इंक्रीज कर दिया बजट प्रोविजन में। देखिए, अब नरेगा को हम ले तो इसमें तो बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। लास्ट टाइम इन्होंने बोला था लास्ट बजट में कि सबको नौकरी मिलेगी। इस बार अभी उसके बारे में डिक्लेरेशन नहीं, भी एक फैमिली के एक लोगों को मिल रहा है, उसमें भी 100 दिन में बहुत कम ही मिल रहा है, एज लो एज 6 डेज। नहीं, गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड माना है कि 100% सफल नहीं रहा। लेकिन अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें मिस्टर शर्मा, जैसे इन्होंने कहा कि ये फिगर्स हैं, ये फिगर्स ही हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक व्यू है
कि देश को मिला लिया जाए तो इतना जीडीपी ग्रोथ इसका 6.7% हुआ है। ये कोई इंडिविजुअल फैमिली के ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, सब्जी के खाने की चीजों के दामों पर बजट का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नॉन एक्साइजेबल कमोडिटीज हैं, इस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से बाहर हैं, ये फार्म सेक्टर के प्रोड्यूस हैं, और ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे प्रोड्यूस होकर आता बिक जाता है। ये सप्लाई और डिमांड फैक्टर्स के हैं। इस पे अंकुश सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें प्रदेश सरकारों पे है। ये केंद्रीय सरकार नहीं मॉनिटर करती है आपकी कि इस गांव में शॉर्टेज है और इसमें, ये लोकल मार्केट्स के फंक्शनिंग है। तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का ठीकरा फाइनेंस मिनिस्टर की बजट पे फोड़ने से पहले आप सोच लें कि कौन सी प्रॉब्लम फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में है और कौन सी प्रॉब्लम आपकी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में करना होगा। हमारे के शर्मा फिर से जुड़ गए हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी मिस्टर शर्मा, क्या कहना चाहेंगे? माफी चाहूंगा, मेरी बात उस समय पूरी नहीं हो पाई थी जी। अभी जैसे जनाब बात कर रहे थे जीडीपी, उसकी कमोडिटीज की बात कर रहे थे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कमोडिटी ट्रेडिंग कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, जिसको स्पष्ट शब्दों में जुआ कहा जाता है। ये जुआ कौन खिलाता है? आप आज गेहूं का सट्टा लगाए, आप क्रूड ऑयल का सट्टा लगाते हैं, आप गोल्ड पे सट्टा लगवाते हैं, कौन कराता है? ये गवर्नमेंट कराती है। कंट्रोल ऐसा नहीं है कि ये कह देने से कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, स्टेट की जिम्मेदारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। आम आदमी को सेंटर और स्टेट की जानकारी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उसको इतनी समझ नहीं है। उसको समझ वही आता है कि मेरे पेट में रोटी शाम को दाना जाता है कि नहीं जाता। जो जुआ चल रहा है ना कमोडिटी ट्रेडिंग, आप इसको बंद कराइए और देखिए कि महंगाई कहाँ नीचे जाती है। जी बिल्कुल, महंगाई इन जनाब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जब फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं थी देश में तब भी ये समस्याएं थी। 60s में, 70s में, 80s में, 90s में इन्फ्लेशन हुआ, तो फॉरवर्ड ट्रेडिंग का एक अलग मसला है। और कई सारे पिछले साल कई सारे प्रोडक्ट्स की फॉरवर्ड ट्रेडिंग पे रोक लगती, क्योंकि कंज्यूमर प्राइसेस में जब इन्फ्लेशन हुई थी और गेहूं इंपोर्ट कराने की नौबत आ गई थी। तो ये कहना कि भाई इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इनके लिए बड़ा सिंपलिस्टिक है, परंतु जो लोग इसके विद्वान हैं उनका काम ही यही है 24 घंटे इसको समझना और सीखना। हाँ, एक बात पहले जो कही गई है रियल एस्टेट के बारे में, ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस पे बिल्डर्स के ऊपर नकेल कसी जाए। सर्वे में भी उन्होंने कहा है, बजट जपाल रेड्डी ने कहा भी कहा जी, लेकिन कहा है और कितना इम्प्लीमेंट होगा इसको अभी देखना बाकी है कि ये सिर्फ कहना ही है या कागजी बातें हैं। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए जागो रे जागो, जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन जागो रे जागो। हम बात कर रहे हैं बजट 2009 को लेकर। आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, हमें फोन करें। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। राजीव, जैसे हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे, हमारे कॉलर्स के भी फोन आए, कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा है, नाराजगी है, या उनको दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर राइजिंग प्राइसेस ऑफ द बेसिक कमोडिटीज। वो कैसे कंट्रोल हो, महंगाई को कैसे कम किया जा सके, जिससे कि आम आदमी की जो जिंदगी है वो आसान हो सके। नहीं, उनकी चिंता बिल्कुल सही है। मिस्टर खन्ना ने ही कहा कि सब चीजों केंद्र का दबाव नहीं है, केंद्र का अधिकार नहीं है। राइट। लेकिन कुछ चीजें तय हैं कि अगर हम फ्यूल के दाम बढ़ाते हैं तो तुरंत सब्जियों के दाम बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, लेकिन फ्यूल का दाम कमता है, सब्जी का दाम नहीं कमता उस ढंग से। उस कंपेयर में आप देखें तो फिर एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा था कि पिछले बजट में भी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। इस बार 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। एक दूसरा ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी का असर हमारे यहाँ पड़ा है, जिसके कारण 6 लाख लोग हुए हैं बेरोजगार, उसको लेकर के बजट में कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं दरभंगा से, जानते हैं उनका क्या कहना है। जी मनोज, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते मैम, मैं खन्ना जी से की जानना चाहूंगा जी कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारे बेसिक नीड्स में आता है जी, जबकि एलसीडी और ये मोबाइल और ब्रांडेड ज्वेलरी वगैरह इन चीजों को सस्ता कर दिया गया है और कपड़े महंगे हो गए जी। इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम कर रहा? जी बिल्कुल, शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? किसी रोटी पे कोई सेंट्रल टैक्स नहीं लगता, ठीक है। कपड़े के ऊपर जो सेंट्रल टैक्स लगता है वो पहले जितना था उतना ही है, और वो एक नॉमिनल टैक्स है। और मकान की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल केवल मकान में
क्योंकि ये हाउसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, नॉट इट्स नॉट अ यूनियन सब्जेक्ट, और उस पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है उस पे हाउसिंग लोन्स की जो रेट्स हैं, बजट से पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का सरकारी बैंक है उसने ऐलान कर दिया है कि भैया हाउसिंग लोन्स इस लेवल से हम देंगे, और ये नैनो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इससे कम आपको एशिया में इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिल सकते। तो गवर्नमेंट जो हाउसिंग के लिए कर सकती है उसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट जी। रोटी और कपड़े पे जो कर सकती थी वो ऑलरेडी हो चुका है। अब फाइनेंस मिनिस्टर के टैक्स बढ़ाने या घटाने से रोटी और कपड़े के दाम में कोई फर्क नहीं होने वाला है, इसलिए ये गलतफहमी है कि सेंट्रल बजट के कारण रोटी और कपड़े का दाम चेंज होगा मार्केट में। अगर मान लीजिए इन्होंने एक्साइज 5 या 10% घटा भी दिया जी, तो उस घटने से रिटेल प्राइस पे, खुदरा मूल्य पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 6 या 7 स्तर हैं जहां से यह माल होके आता है, और 5% एक्साइज अगर प्रोडक्शन पॉइंट पे लगी तो रिटेल पॉइंट पे आते आते हवा हो जाती है, कंज्यूमर का इसका फायदा नहीं होता। इसलिए किसी को ये गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जहां एक आम आदमी की हम बात करते हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ज्यादा चिंता करता है, जबकि इससे कि उसने कितनी ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदनी है या एलसीडी टीवी सस्ते हो गए, उससे एक आम आदमी को क्या कोई फर्क नहीं। मोबाइल्स वो हो गए हैं। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो मैं बताऊं बात, टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं जो कॉमनली यूज्ड कमोडिटी है तो वो महंगा है, और अगर आप मेकअप जो सारी जनता नहीं यूज करती, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है जो यूज करती है, तो उस पे आप रिबेट दे रहे हो, और जो कॉमनली यूज्ड है उस पे आज की तारीख में इट इज वेरी गोइंग टू बी ये जो पॉइंट है, दीज आर माइनर पॉइंट्स, छोटे पॉइंट हैं। आज की तारीख में यदि उत्तर भारत में अगले 2 हफ्ते में बरसात पूरी नहीं होगी जी, तो जो दाम है वो और भी बढ़ जाएंगे। तो ये बजट से प्रभावित मामला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अदर फैक्टर्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बजट से रिलेटेड फैक्टर नहीं है, जैसा कि आपने खुद कहा कि अगर मानसून हुई तो हालात और बदतर हो जाएंगे, ऐसे में बोझ उस आम आदमी पर और बढ़ेगा। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? राजीव, किस तरह से आप इस सबको देखते हैं? कोई पैकेज नहीं डिक्लेयर किया गया है कि इस तरह से संभावित सूखे को लेकर के नहीं, अदरवाइज भी जो जैसे मुंबई के लिए अगर वहां फ्लड आता है तो वहां पर 500 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर, लेकिन जो किसान है हु आर ऑलरेडी अंडर डेब्ट, देयर इज नो हेल्प फॉर देम। नहीं, किसानों के लिए काफी राहत दिया गया इस बजट में। कई स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं स्कीम दिया है कि किसान के लिए अभी उनके जो कर्ज थे ना उसको 6 महीना उसके भुगतान का 75% भुगतान का था, 6 महीना एक्सटेंड कर दिया। और इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट भी हम पेमेंट ऑन टाइम। उसके अलावा एक कमेटी बना दी, उस कमेटी के तहत ये कहा गया कि लास्ट घोषणा के तहत जो किसान नहीं आए थे, इस कमेटी के बाद हम उनको भी शामिल करेंगे जो पिछले बार शामिल नहीं किए गए थे। जो साहूकार के चंगुल में किसान था उसको राहत नहीं मिली थी पिछले वाले में, तो इस समय कैसे उसको भी लाएगा, इस पर भी विचार है। तो ये कहना कि किसान को कुछ नहीं मिला, ये गलत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि ये आधी बजट है, 6 महीने बचे हैं दूसरी बजट आने में, थोड़ा धैर्य रखें। अकाउंट के बाद ये सेकंड आधी बजट है तो, लेकिन और इसमें तो दूसरे इलेक्शन से पहले एक और बजट आएगा तो क्या वो भी नहीं, इसमें जो फंडिंग पैटर्न जो दिखाया है ना वो उसको जोड़कर दिखाया है, जो वोटर अकाउंट का पार्ट है। लोगों को लग रहा है कि बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, उसको जोड़कर बताया इन्होंने। अभी जो आइला हिट एरिया है उसके लिए स्पेशल पैकेज इन्होंने दिया वेस्ट बंगाल में। यही चीज, इससे बड़ी आपदा आई थी बिहार के कोशी एरिया में, पिछली बार मिला, लेकिन इस बार स्पेशल पैकेज कुछ भी नहीं दिया गया। श्रीलंका को दे रहे हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं, और अपने यहाँ 10,000 से, मैं लिटरली बता रहा हूं, वहां रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स तो कम है, 10,000 से ज्यादा लोग वहां मरे हैं और कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए, लेकिन उनके लिए कुछ किया ही नहीं गया। नो स्पेशल पैकेज फॉर देम। और बिहार को इस बार नथिंग हैज बीन डन फॉर बिहार। तो बिहार एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मिजोरम एंड दीज ऑल कुछ अनाउंसमेंट ही नहीं। जिस देश में 30 प्रदेश यूनियन टेरिटरी से ज्यादा हो, उसमें एक प्रदेश सेंट्रल बजट में गए, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला, तो ये हिस्सेदारी का बजट नहीं है। नहीं, वो बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना। सुनिए, वो तो हर जगह उस समय जब कोसी की घटना हुई राष्ट्रीय आपदा जब आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा पैकेज दिया था, उसको ठीक तरह खर्च भी नहीं कर पाई गवर्नमेंट। नहीं, अभी दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वन बजट, अभी दूसरा बजट आना बाकी है, तो उस बजट को आप क्या नहीं, ये कहना है कि ये 1 साल के अंदर 2 बजट हुआ। एक तो बटन अकाउंट था
चुनाव के पहले, और उसके बाद ये है। और अब फरवरी में 7 महीने बाद नया बजट आएगा। दिस बजट इज फॉर ओनली 180 डेज, 180 डेज, 31 दिसंबर, ये जो मार्च तक। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं? ओवर देखिए, एक्सपेक्टेशन? मेरा ये कहना है कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। 6 महीना और रुकिए, जो नीति निर्देश जारी की इन्होंने किए हैं प्रेसिडेंशियल स्पीच के अंदर, जो इकोनॉमिक सर्वे में बातें हैं, मोस्ट ऑफ दे विल हैव टू ब्रिंग आउट टू द पब्लिक। राइट, वो 6 महीने में ऊंट किस करवट बैठता है वो पता लग जाएगा अगली बजट तक। बिल्कुल, ऊंट किस करवट बैठता है ये 6 महीने में पता लग जाएगा, ये हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो।